तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे एफएमसीजी सीरीज़ में हम लोग एक नए कंपनी के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली दो कंपनी डिस्कस करेंगे। मेनली ये वीडियो मधुसूदन मसाला के बारे में होगी, बट एट द एंड हम लोग गोपाल स्नैक्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उस कंपनी के नंबर्स कैसे हैं और किस तरह का आगे का प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये जो मधुसूदन मसाला कंपनी है, ये एक गुजरात में सौराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। तो वहीं से ये लोग जामनगर के आसपास से स्टार्ट हुए थे और उसके वाया धीरे धीरे वहाँ पे अपना प्रेजेंस को डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के वाया धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं ये लोग। तो बेसिकली ये अभी एक रीजनल प्लेयर्स है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आपके महाराष्ट्र के बाहर, सॉरी महाराष्ट्र गुजरात के बाहर, महाराष्ट्र और कुछ एरियाज में भी सेल होते हैं, बट जो मेजर इनका सेल्स है अभी वो इनका गुजरात से ही आता है। तो अब अगर आप इनके मसाले में आप देखेंगे ना, तो इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो किस किस तरह के मसाले बनाते हैं। तो ग्राउंड स्पाइसेस होते हैं, ग्राउंड स्पाइसेस हो गए आपके, ब्लेंडेड स्पाइसेस जो कि मिक्स करके स्पाइसेस बनाते हैं। फिर आपके होल स्पाइसेस हो गए जिसको हम लोग हिंदी में खड़ा मसाला कहते हैं। और कुछ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए जिसमें आपके जैसे वो पत्ते वगैरह होते हैं, उस तरह की चीज़ें मिक्स करके कुछ सामान दे दिया आपको। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स ये बनते हैं इनके। अब जो इनका आप जो ब्रांड्स बोलेंगे ना, सिंस ये कंपनी आज की नहीं है, इस कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, लगभग 40 30 40 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो इसके जो ब्रांड्स हैं वो आपके एक डबल हाथी, मंतव्य ब्रांड, दो ब्रांड के अंडर अंडर ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। और फिर साथ ही में इन्होंने कुछ एक महाराजा ब्रांड भी, बहुत अभी ब्रांड हो गया है इनका। और एक इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी वीटा ग्रीन करके, तो उसका 77 ग्रीन करके एक ब्रांड है। तो इन सभी के बाया जो इनकी पोर्टफोलियो है इन ब्रांड्स के, वो आपके मोर और लेस सारे आपके मसालों की ब्रांड है। तो लेकिन अभी रिसेंटली ये लोग कुछ कुछ अपने नए प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स वगैरह में भी ऑफरिंग किए हैं, तो वो मैं हम आगे चलते चलते देखते जाएंगे। अब इनके दो प्लांट्स हैं, एक आपके जामनगर में प्लांट है और एक आपका राजकोट में प्लांट है। इन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये और इनके जो मार्केट प्रेजेंस है, ये आपके इनके जो रिटेल ग्रोसरी स्टोर्स है और कितने होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटरी यूनिट्स है, उन सब के बारे में बताया गया है यहाँ पे। हाँ, तो अभी ये लोग बेसिकली जो कंपनी है ना, इनका जो एक प्रोडक्ट सेगमेंट होता है वो आपका ट्रेडिंग हो गया, जैसे कि जैसे B2B सेगमेंट्स हो गए, तो वहाँ पे भी मसाले बेचते हैं इन द बल्क। तो अभी ये लोग जैसे आगे जाके C2C कंपनी बनना चाहते हैं, मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब अपना रिटेल में एक्सपेंशन बढ़ाना चाहते हैं। अब कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी जब रिटेल में आपका सिंस वो मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए जैसे बाकी सेक्टर्स में भी हम लोग देखते हैं कि कई सारी कंपनी B2C की तरफ जाती है। तो वो सारे कारणों से ये कंपनी उसी तरह से एक्सपांशन एक्सपांशन का प्लान अपने आगे आगे की ओर अपने उस तरह की प्लान्स कर रहे हैं ये लोग। सो अगर ये जैसे मैंने अभी बताया कि आप अगर इनके हिस्ट्री में जाओगे ना, तो पहले इनके डबल हाथी वाला ब्रांड था। फिर इन्होंने जामनगर में उस ब्रांड को आपका एग मार्क, जो गवर्नमेंट की लाइक ट्रेडमार्क और एग मार्क उस तरह की चीज़ें होती है, तो उसको एक्वायर किया और फिर उसी ब्रांड्स को आगे बढ़ाते गए। फिर इनका महाराजा ब्रांड भी लेके आए ये लोग 2003 के आसपास। वो ब्रांड इसलिए लाया था क्योंकि इन लोगों ने, जैसे आपके प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होते हैं वो अलग अलग प्राइसेस कभी कभी सेल करना होता है और अलग अलग टाइप्स ऑफ कंज्यूमर को सेल करना होता है। तो उसी सब रीजंस के कारण इनके ब्रांड हो गए। तो ये दो ब्रांड ये लोग लाए हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आगे जाके इन्होंने अपनी आप मसाले अगर आप बना रहे हो, तो आपको आपकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिएगा। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का क्या यूज़ होता है, जब आपने मसाले प्रिपेयर कर लिए, अब मसाले तो पूरे साल के हर सीज़न में आएँगे नहीं। जनरली जो उसका सीज़न होता है वो आपका फ़ेब मार्च के आसपास उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारे प्रोक्योरमेंट होते हैं। अब उसको आपको पूरे साल भर चलाना है तो कहीं न कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी कोल्ड स्टोरेजेस वेयर हाउसेस होते हैं। तो उस तरह से कंपनियाँ जो हैं, जो कि पेरिसेबल आइटम्स है उसके लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ लगती है। तो इस तरह से इन्होंने भी अपने कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी बनाई। फिर अगर आप देखेंगे धीरे-धीरे ये लोग NSE के इस SME प्लेटफ़ॉर्म पे आया। अभी तक ये लोग SME के प्लेटफ़ॉर्म पे ही है। फिर अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट ईयर वीटा ग्रीन वाला उसमें 100% स्टेक एक्वायर कर लिया था इन्होंने। तो और इसके बाद अभी जैसे ये लोग बाहर चल रहे हैं, तो जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तेलंगाना हो गया, या फिर आपकी गुजरात के बाहर आपकी महाराष्ट्र हो गया। तो वहाँ पे अपने सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स बना रहे हैं। और उसी के बाद धीरे-धीरे वो लोग वहाँ पे भी एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये बात हो गई, ये कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में है, जो कि काफ़ी अपने एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और सिंस ये लोग 40 साल से ही काम कर रहे हैं, तो इनके हिस्टोरिकली ये लोग यही काम करते हुए आए हैं। सो अब ये तो अगर आप पूरे प्रोसेस को देखोगे ना, मधुसूदन मसाला या फिर किसी भी मसाले की कंपनी में, तो अगर आप इसका प्रोसेस देखोगे तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे घरों में भी बहुत सारे मसाले घरों में बनते थे, अब आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। तो बट अगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो सेम प्रोसेस वही है। आप रॉ में फ्रेश फ्रेश प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हो। अपनी जो इनकी इन्वेंट्री होती है वो अराउंड फेब मार्च के आसपास प्रोक्योर कर लेते हैं। कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, वो जो एग्रीकल्चर मार्केट प्लेसेस होते हैं, हर स्टेट्स के जो एक्ट बने होते हैं एग्रीकल्चर, अगर आप वो जाओगे, आप जैसे हमारे यहाँ 3 लिस्ट होती है, तो एग्रीकल्चर जैसे हो गया, उसी के अंदर आपके हर स्टेट के अंदर एक APMCs मार्केट प्लेसेस बनते हैं। तो वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, तो उनके वाया ये लोग बल्क में वहाँ से प्रोक्योर किया इन्होंने। अब उसको क्वालिटी चेकिंग होगी, सिंस आपको तो
कंज्यूमर्स को बेचना है तो क्वालिटी चेकिंग होगी। फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पे लेके आएंगे अपने, जो इनका जो राजकोट और जामनगर वाला 2 प्लांट है, वहाँ पे लेके आएंगे। फिर वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, आप उसको एसक्यूज़ में डिवाइड करोगे, सीविंग होगी, सीविंग मतलब छलनी होगी, छाना जाएगा। फिर आपको अलग अलग मसाले मिक्स करने हैं तो वो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फिर इनके कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। फिर एज पर जैसे जैसे डिमांड होगी वो आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स के आपके रिटेल शॉप्स वगैरह पे पहुंचेंगे, और दिस इज हाउ वो सारी चीज़ें बेची जाएंगी। तो दिस इज एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। और अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये पूरा एंड टू एंड बिजनेस मॉडल है। तो सारा चीज़ जो है क्वालिटी कंट्रोल से लेके आपके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से लेके प्रोक्योरमेंट, सारा चीज़ यही लोग कंट्रोल करते हैं। सो अब ये जो इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में हो गया, तो जैसे पहले हम लोग मधुसूदन मसाला की जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो इनका डबल हाथी, मंतव्य और महाराजा, ये 3 ब्रांड है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जैसे ग्राउंड स्पीसीज हो गया, तो जैसे इसमें नॉर्मल आपके जैसे हल्दी पाउडर हो गया, कश्मीरी पाउडर हो गया, चिली पाउडर हो गया, तो इस तरह के जो एकदम खड़े मतलब पीसे हुए मसाले होते हैं उनको कहते हैं ग्राउंड स्पीसीज। अब ब्लेंडेड स्पाइसेस नाम से क्लियर होता है कि इसमें आप पूरे स्पीसीज को मिक्स कर दोगे, ठीक है, और मिक्स करके जैसे हमारे घर में पनीर पालक मटर पनीर मसाला होता है, या फिर सब्जी मसाला होता है, सांभर मसाला होता है, चिकन मसाला होता है, पानी पूरी मसाला होते हैं, तो इस सॉरी छोले मसाला हो गया, या फिर आपके चाट मसाला हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हो गई उसको आप ब्लेंडेड स्पीसीज कहते हो। और जो होल स्पीसीज हो गई उसमें आपका मतलब खड़ा मसाला हो गया, जैसे आपके खड़े लाल मिर्च हो गई, और आपके मस्टर्ड सीड्स हो गए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको होल स्पीसीज कहते हैं। और साथ ही साथ ये लोग अभी अपना आपकी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं धीरे, छोटा सा पोर्टफोलियो, बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो नहीं है इसमें, जैसे आपके कुछ अचार वगैरह हो गए, सोया चंक्स हो गए, तो उस तरह के जो टी हो गया, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं ये लोग। अब जो इनके आप पैकेजिंग के बारे में देखोगे ना, तो इनकी पैकेजिंग हर हर पैकेजेस में आते हैं। पैकेजिंग आपको अलग अलग करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जो आपका जो कस्टमर सेगमेंट है ना, कुछ तो आपके रिटेल कस्टमर्स होंगे, फिर आपके जो कस्टमर्स होंगे, कुछ आपके HORACA होता है, उसको बोलते हैं होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़, तो वहाँ पे भी आपके कस्टमर सेगमेंट्स होंगे। फिर आपके ई-कॉमर्स पे आप लोग किस तरह से परचेजेस कर रहे हैं। फिर आपके घरों में जैसे जैसे जनरली हम लोग स्पेसेस लाते हैं घरों के लिए, तो वो तो 1 केजी उस तरह के पैकेट्स लेके आते हैं ना, ताकि वो 5-6 महीने तक चल जाए। तो इस सभी चीज़ों के कारण इनके अलग अलग प्रोडक्ट सेगमेंट उसी तरह से अलग अलग साइजेस में रहते हैं, ताकि वो हर तरह के कंज्यूमर्स को कैटर कर सके। तो आप सिमिलरली अगर वीटा ग्रीन पे भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी इनका जो 77 ग्रीन करके एक ब्रांड है, तो वहाँ पे भी आपके जो प्रोडक्ट मिक्सेस है वो ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं। तो और इसी तरह से वो अलग अलग साइजेस वगैरह में आते हैं। तो ये हो गया इनके पोर्टफोलियो के बारे में। सो दिस इज द प्रोसेस विच आई वाज सेइंग कि मतलब कैसे कैसे पूरा इनका होता है। तो उसमें ड्राइंग, क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, ब्लेंडिंग, सीविंग और पैकेजिंग, ये सारे प्रोसेसेस प्रोसेसेस आ जाते हैं उसमें। तो अब ये हम लोग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनकी जो पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो पुरानी फैसिलिटी है, जो इन्होंने जामनगर में बनाई है। तो जामनगर में इनकी लगभग 4800 मेट्रिक टन्स की फैसिलिटी है, जिसका आप इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये नोट कीजिए कि आपका 85% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये ऑन द ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन की तरफ पहुँच रहा है। अच्छा, तो अब जैसे क्योंकि 100% तो कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन होगा नहीं किसी भी प्लांट का, क्योंकि हर मशीनरी का भी तो कुछ बंद रहेगा, कुछ चलेगा, अलग-अलग टाइम पे सब कुछ तो 100% इफेक्टिवनेस से चल ही रहा है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट आपकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन वाला केस हो गया यहाँ पे। तो आप इसी में देखिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है, और यहाँ पे साथ ही साथ इनकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी है। तो जो आपकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है वो अगेन आपके जो मसाले बनेंगे उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है? तो हाँ, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो किसके पास लोकेटेड है, वो एपीएमसी के पास लोकेटेड है। तो ये एपीएमसी अगेन जो मैंने पॉइंट आपको बोला था कि आपके जो स्टेट्स की लाइक मार्केट प्लेस सॉर्ट ऑफ होता है, ठीक है, तो वहाँ से पास में है, तो उससे जो आपकी प्रोक्योरमेंट होगी, मतलब एपीएमसी इज द प्लेस जहाँ पे पहली बार आपका जो फ्रेश प्रोडक्ट्स बहुत ही बल्क में आपको मिलेगा, किसान वगैरह जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग लेके आएंगे, और वहाँ से ये लोग एक्वायर कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप, ये तो जामनगर वाला प्लांट हो गया, आप इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीटा ग्रीन वाला प्लांट। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो इनके बसेस है वहाँ पे 77 ग्रीन लिखा है, या फिर यहाँ पे वीटा ग्रीन की जो फैसिलिटी है उनका नाम लिखा है। तो ये वो वाला प्लांट है जो इन्होंने अभी 100% स्टेक इसमें एक्वायर किया है लास्ट ईयर 2024 में। तो ये राजकोट वाला प्लांट है। तो इसमें इनकी अगेन आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखिए, 93% के आसपास आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिख रहा है इस प्लांट का। तो इस दोनों चीज़ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो कंपनी है इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास पहुंच गया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे और ज़्यादा नई रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी नहीं है इन कैपेसिटीज़ में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इस कंपनी को केपेक्स की तो जरूरत लगने वाली है। तो कंपनी ने अभी तक तो इस क्वार्टर का कॉन कॉल हुआ नहीं है, आई डोंट थिंक कॉन कॉल करेंगे, क्योंकि जनरली ये लोग हाफ ईयरली रिजल्ट ही देते थे लास्ट ईयर तक।
तो उन्होंने लास्ट ईयर से ही बोला था क्वार्टर फोर में कि भाई अब से हम लोग हर क्वार्टर में रिजल्ट्स देंगे। तो आई थिंक रिजल्ट्स तो उन्होंने दिया है, पीपीटी भी शेयर किए हैं, बट अगर आप देखेंगे जो कॉन कॉल है इनका वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द लास्ट कॉन कॉल एंड बेस्ड ऑन द पीपीटी विच वी हैव अवेलेबल राइट नाउ। तो केपेक्स के प्लान से, बट अभी तक केपेक्स का प्लान कुछ इन्होंने बताया नहीं है। बट जिस तरह का ग्रोथ ये लोग आगे की तरफ टारगेट कर रहे हैं तो इनको केपेक्स की जरूरत लगेगी। ठीक है। सो तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये हम लोग अगर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में इनकी बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि सिंस ये लोग सौराष्ट्र गुजरात बेस्ड कंपनी है, तो सौराष्ट्र रीजन कौन सा होता है, वो जामनगर के आसपास ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे, इस एरिया को आप लोग सौराष्ट्र कहते हैं। हाँ, तो इस रीजन के आसपास इनका जो मार्केट शेयर है वो 35% के आसपास है। बट अगर आप ओवरऑल गुजरात देखोगे ना तो वो 5% से, गुजरात एक काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो उसमें इनका जो कॉम्पिटिशन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें जैसे आपके जो कुछ रीजनल ब्रांड्स हो गए, अनऑर्गेनाइज स्पेसेस हो गए, वहाँ से बहुत सारा कॉम्पिटिशन ये लोग फेस करते हैं। फिर आपके नेशनल ब्रांड्स हो गए जैसे एमडीएच हो गया, और आपका और एक ब्रांड होता है ना, रामदेव ब्रांड हो गया। तो इन सभी ब्रांड से इनका काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी रहता है। तो ये हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है ये लोग वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं जिस तरह के इनके नंबर्स हैं। जैसे कोई भी एफएमसीजी कंपनी होती है उनका ग्रोथ पोटेंशियल इसी से दिखता है कि कितने नए नए एरियाज में वो लोग पेनिट्रेट कर सकते हैं, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही लोग हैं ना जो आपके इस प्रोडक्ट्स को आपको रिटेल शॉप्स तक पहुँचाएंगे। तो ये लोग अभी बाहर चल रहे हैं, उसी तरह से ये लोग बाहर जाने की देख रहे हैं, और देखना पड़ेगा किस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल रहता है इनका आने वाले टाइम में जब ये नए नए जोग्राफीज में एक्सपांड करेंगे। तो ये हो गया। जैसे अब देखिए, जैसे नॉर्दर्न रीजन के इन्होंने बोला है कि हम नॉर्थ इंडिया में भी सुपर स्टॉकिस्ट वगैरह लगा रहे हैं। वैसे ही आपके तेलंगाना में भी देखेंगे ना तो वहाँ पे भी इन्होंने सुपर स्टॉकिस्ट हायर किए हैं जो इनके स्टॉक्स को वहाँ पे लेके जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बेचेंगे वो लोग। सो इस तरह से ये लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो ये तो मार्केटिंग इनिशिएटिव हो गया इनका। शॉप फेस एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो शॉप्स पे इनके प्रोडक्ट्स लगते हैं वहाँ पे वो आपको छोटे छोटे सैचेस दे देते हैं कि भैया आप आइए हमारे प्रोडक्ट्स को देखिए, और उस तरह से वही प्रोसेस आपका फ्री सैम्पलिंग भी हो गया। तो अगेन न्यूज़ मीडिया एडवर्टाइजिंग हो गया, बाकी फूड एग्जीबिशंस लगाते हैं। तो दिस आर द वेरियस मार्केटिंग इनिशिएटिव जिस तरह से ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक लेके जाने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज़ मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ कि जनरली अगर आप देखेंगे ना तो जो मॉडर्न ट्रेड में आता है, मॉडर्न ट्रेड में क्या आता है, जैसे ये जो रिलायंस के स्मार्ट बाजार वगैरह होते हैं या फिर जो डी मार्ट्स होते हैं, तो इनमें इनके प्रोडक्ट्स जनरली नहीं रहते हैं, क्योंकि जो ये सारी जो कंपनियाँ हो गई ना, जो नेशनल लेवल की कंपनीज है ये सेंट्रली मैनेज होती हैं। तो वहाँ से पूरा प्रोक्योरमेंट होता है, उस चैनल से आता है। तो अभी तक इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आपको उन मार्ट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे। रादर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंस्टामार्ट हो गया, आपके जोमेटो, आपकी ब्लिंकिट हो गई, तो ये ई कॉमर्स वाया पे और जो क्विक कॉमर्स है वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और जो इनका मेन चैनल है वो आपका जनरल ट्रेड ही है जो वाया आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वाया जाता है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो देखना है कि कैसे ये लोग ई कॉमर्स और बाकी आपके अलग अलग नए ट्रेड चैनल्स में किस तरह से एक्सपांड करते हैं, वो भी एक चीज़ देखने वाली होगी। हाँ, तो ये अगेन वो कुछ मार्केटिंग इनिशिएटिव आप सारी चीज़ देखेंगे यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ अ गुजरात बेस्ड कंपनी। सो यहाँ पे ये वार्ता बड़ी लिखा है, आई आई यूज्ड टू लिव देयर आल्सो। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ये तो अगेन मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के बारे में। हाँ, तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में ये लोगों ने ये बोला है कि जो इनकी जो ब्रांड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं और काफ़ी पुरानी ब्रांड्स हैं। तो एक तो वो कॉम्पिटिटिव एज देता है इनको। फिर इनके काफ़ी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इनका मैनेजमेंट है, तो वहाँ से भी इनको अच्छे एक्सपीरियंस मिलता है। तो ये और जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और नए नए प्रोडक्ट्स में जा ही रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण दे फील कि दे कैन, दे आर poised टू विन इन दिस गेम। सो लेट अस सी। अब नंबर्स पे हम लोग आएंगे, पहले तो वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो ये तो ठीक है, अच्छा। अब एक यहाँ पे मैं, ठीक है, जो इनकी गाइडेंस की बात कर लेता हूँ। तो अब अगर आप इनका नंबर्स देखोगे ना तो नंबर्स तो इनके बहुत ही अच्छे आते हैं हर क्वार्टर में। ठीक है। अब ये लोग जो टारगेट देते हैं अपना कि 30% पे हम CAGR पे नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में ग्रो करेंगे। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ना आपको तो जैसे मसाला तो एक कमोडोटाइज प्रोडक्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा आप वैल्यू एडिशन कर भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए ये जो सेक्टर है इसमें कंपटीशन हो जाता है। और अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया में तो इतने सारे नेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए हैं और वो काफ़ी डीपली पेनिट्रेटेड हो गए हैं। तो एक जब नई कंपनी आएगी और वो एस्पायर करती है ग्रो करने का, तो आप क्या, व्हाट इज द एस्पेक्ट जिसमें हम लोग बोले कि भाई ये कंपनी उस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ हमें दे सकती है। तो ये कंपनी कहती है ना कि अगर आप देखोगे ना तो जो इस सेक्टर का अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे पूरे नेशनल लेवल पर अगर देखेंगे तो वो सिंगल डिजिट में ही है, 5-6% से ऊपर नहीं है मसाला सेक्टर का ग्रोथ। क्योंकि मसाले में तो आप नया क्या ही करोगे, मसाला एट द एंड ऑफ द डे। बट
जब आप छोटे-छोटे इंडिया के डीपली पेनिट्रेटेड जगहों में जाओगे, टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, तो ये लोग कहते हैं कि सिंस गुजरात में इनका मतलब मार्केट शेयर है सौराष्ट्र रीजन में, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है अपना, वो 10 से 12% कर सकते हैं। और ये जो बाकी जो आपका लाइक 15-20% के आसपास जो ग्रोथ आएगा ना, वो आपका जब बाहर आप रीजन में जाओगे, और जब आप बाहर रीजन में जाके अगर आप सक्सेसफुल होते हो, तो वहाँ पे तो बेसिकली आप जीरो बेस से स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब वहाँ पे तो कुछ नहीं है हमारा, तो बाकी ग्रोथ वहाँ से आएगा। तो इस तरह का इनका मेथड है जिसके वजह ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आगे जाके एक्सपांड करेंगे। तो दिस इज़ द होल सेगमेंट इनका। अब इसी में अगर आप देखोगे ना, तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ये लोग हाँ सही में सक्सेसफुल हो रहे हैं, जब हम इनके नंबर्स देखते हैं। जैसे FY 25 के एंड में उन्हें अपने टारगेट्स वगैरह दिए थे, वो 30% के आसपास दिया था। अब Q1 में अगर आप देखोगे, तो इन्होंने कितना ग्रोथ किया है, रेवेन्यू पे 116% का ग्रोथ किया है, मतलब डबल से भी ऊपर किया है। और अगर आप पैट पे देखोगे तो 114% का ग्रोथ है। अब एबिटा पे अगर आप देखोगे तो उतना मतलब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिखेगा। अब इसकी एक्सपांशन कर रहे हैं ये लोग, तो इनको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है आपको, नए-नए डिस्ट्रीब्यूशन के पार्टनर्स बनाने पड़ते हैं, नए एम्प्लॉइज़ को हायर करना पड़ता है। जो इनका केपेक्स प्लान है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, लैंड वगैरह ली कि नहीं ली, वो सारे क्वेश्चंस तो हमें आंसर करने पड़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण आपका जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा-सा इफेक्ट आएगा। बट अगेन आप देखेंगे नेट प्रॉफिट लेवल पे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इस कंपनी के बारे में। तो और तो ये वाले हो गए। अब इश्यूज़ में क्या-क्या होंगे, तो मैंने जैसे बोला, आप नए ज्योग्राफीज़ में जाओगे, तो वहाँ पे जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो कितने नॉलेजेबल लोग हैं। तो जैसे आप नए ज्योग्राफी में जाते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज तो कंपनी को तो नहीं होगा ना उतना अच्छा, वो नॉलेज तो वहाँ पे जो लोग हैं उनसे होगा। अब वो लोग कौन से हैं? वो इनके स्टॉकिस्ट और जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं उनसे हैं। तो किस तरह के लोगों को वो लोग हायर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अगेन हमें देखने वाली है। दूसरा, जो इनको नेशनल लेवल प्लेयर से जो कॉम्पिटिशन मिलेगा, ठीक है? और जो सीज़नल प्लेयर्स होते हैं, अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स होते हैं, जो पूरे साल भर तो वर्क नहीं करते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, आप देखते हैं कोई फेस्टिवल्स आया तो वहाँ पे अचानक से रोड्स पे हमारे नए-नए खिलौने की दुकान हो जाते हैं, तो वो बेसिकली अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स हैं, जो कुछ बाकी सीज़न में कुछ और चीज़ें करते हैं। तो वैसे ही जो एक इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे, जब आपका फ़ेब-मार्च होगा, सिंस वहाँ पे नए फ्रेश आते हैं, तो एक तो वहाँ से कॉम्पिटिशन आता है इनको, जो अनऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स होते हैं। तो वो वाली चीज़ है, तो इस तरह से ये लोग कॉम्पिटिशन भी फेस करने वाले हैं। फिर अब इनके मार्जिन्स पे भी किस तरह का रहेगा एस्पेक्ट, उस पे मार्जिन्स वाले पार्ट पे मैं अलग से आता हूँ। तो ये हो गया। तो अब आप अगर इनके लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप इनका कुछ रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे और आपकी मार्जिन प्रोफाइल देखोगे या फिर नेट प्रॉफिट देखोगे, तो हर एस्पेक्ट पे आपको दिखेगा ये कंपनी अच्छा ही कर रहा है। और रेवेन्यू में भी जो 30% का टारगेट देते हैं, उससे तो मच हायर अम, एस्पेक्ट में ही ये लोग ग्रो कर रहे हैं। जैसे इस क्वार्टर में भी इनका 100% से ऊपर का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। अब मार्जिन्स की अगर आप बात करोगे ना, तो मार्जिन्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हो जाता है यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है बहुत। तो जस्ट 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए, आप इनके रेवेन्यू का आप ये एक चीज़ देखिए, जो ब्रांडेड सेल्स हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में वो कंसिस्टेंटली ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब 47% से 67% की ओर बढ़ा है। और एट द सेम टाइम आप नॉन ब्रांडेड सेल्स को देखिए, वो पहले 53 था, 43, 38 और 33 हुआ है। तो जब Q4 में इन्होंने बोला था कि इस साल तो हमने लगभग 40-45% से 38% कर दिया है। और आने वाले टाइम में अपने नॉन ब्रांडेड सेल्स जो कि आपका B2B वाला सेगमेंट है, तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जो इनका पोर्टफोलियो है रेवेन्यू का, वो आपका नॉन ब्रांडेड सेल्स है। और वो एक लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है, मतलब 3-4% से ऊपर उसकी मार्जिन्स नहीं होती है वहाँ पे। तो वहाँ से जब वो लोग अपने ब्रांडेड सेल्स में जाएँगे, जो कि B2C होगा, तो वो तो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। अब उसमें भी आपकी जो ब्लेंडेड कैटेगरी हो गई, आपकी जो ग्राउंड स्पीसीज़ हो गया, या फिर जो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गया, जितना-जितना आप वैल्यू एडिशन करोगे, मतलब एक आप बस पीस के मसालों को बेच रहे हो, एक आप 2 मसालों को मिक्स करके बेच रहे हो, या फिर आप कैसे उसको सांभर मसाला किस तरह से बेच रहे हो, या फिर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चाय हो गया। तो जैसे-जैसे आप वैल्यू चेन में आगे बढ़ोगे ना, जैसे-जैसे आप वैल्यू एडिशन करोगे, तो आपके जो मार्जिन्स है, वो आपके, जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्पेस है, वहाँ पे अगर 8% मार्जिन है, तो कुछ में फिर 15% मार्जिन होगा, और कुछ प्रोडक्ट्स में तो इवन 18-20% भी मार्जिन हो जाते हैं। तो बेसिकली जैसा आप इसको आप रिलेट कीजिए, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे। आप इसको वरुण बेवरेजेस से भी देखेंगे ना, तो जब उनका वो स्टिंग वाला जो प्रोडक्ट आया था, तो कैसे उनका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होके, या फिर मैनकाइंड फार्मा में जैसे हुआ था, तो इस तरह से जब प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है, तो कंपनी का आगे जाके मार्जिन प्रोफाइल इम्प्रूव होता है। तो यही एक इंटरेस्टिंग गेम बन जाता है यहाँ पे। तो वैसे ही यही ये एक मेजर ड्राइवर भी रहने वाला है इनके प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स का। बट सिर्फ यही नहीं है जिससे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। मार्जिन्स इंप्रूव अगर होंगे, तो एट द सेम टाइम इनके मार्जिन्स घटाने वाले भी पैरामीटर्स हैं।
जैसे मैंने बोला इनको केपेक्स लगेगा, तो वहाँ पे से फिनांस कॉस्ट आने वाला है इनका। नई जगहों पे जाओगे तो एम्प्लॉयज़ भी तो हायर करने पड़ेंगे, तो वहाँ से आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगी। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स देने पड़ेंगे, आपको फ्री सैंपल्स लगाने पड़ेंगे, जो हमने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो इस तरह से आपको नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बनाने पड़ेंगे आपको। तो ये सारी चीज़ों से मार्जिन्स घटेगा, तो एक एक फैक्टर से मार्जिन्स घटने वाला दिख रहा है हमें, और एक फैक्टर से मार्जिन्स बढ़ने वाला दिख रहा है, तो दोनों का बैलेंस बनेगा। तो कंपनी का कहना है कि हम लोग अभी तो अपना मार्जिन जो इनका लगभग 10.6 आपका EBITDA पे चल रहा है, उसी के आसपास मार्जिन देखते हैं हम लोग। बट आने वाले समय में जैसे जैसे ये लोग एक्सपांड कर जाएंगे ना, तो नए जोग्राफीज में जाएंगे, जब उनके चैनल्स बन जाएंगे आने वाले 1 साल 1.5 साल 2 साल में, मिड टर्म में, तो जब वो स्टेबलाइज हो जाएगा, एक बार चैनल्स इनके क्रिएट हो जाएंगे तो वो तो स्टेबल हो गया। तो फिर उस जो अभी इन्होंने खर्चा किया है अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट पे या फिर आपके केपेक्स वगैरह पे, तो उसका फायदा आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो इस तरह से अगर आप मिड टर्म में देखोगे 3 से 5 साल का अगर मैं पीरियड लूँ, तो वहाँ पे ये लोग मार्जिन को बोलते हैं अपना 11 से 11.5%, मतलब 11 और 11.5% के आसपास हो जाएंगे। तो मार्जिन का एक ड्राइवर है वहाँ से बढ़ने का। ठीक है। बट अगेन वो तो मैटर में, अभी के लिए तो हम लोग यही मानते हैं कि जो मार्जिन प्रोफाइल इनकी चल रही है उसी के आसपास ये लोग काम करेंगे। तो ये अगेन यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि अलग अलग जो इनके प्रोडक्ट सेगमेंट है वहाँ पे जैसे जैसे डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गया या फिर जो ब्लेंडेड स्पाइसेस हो गया, तो पहले उनका उतना परसेंटेजेस नहीं था पहले के ईयर्स में, वो अभी धीरे धीरे आगे जाके बढ़ रहा है। तो ये भी हमें दिखाता है कि जो एक हाई जैसे ग्राउंडेड स्पीसीज है, ऑफ कोर्स दे आर मोर मार्जिन देन द आपका जो B2B सेल्स हो रहे हैं। तो बट जो आगे के जो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए ना, जो वो तो और भी ज़्यादा हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली एक ये अच्छा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है जहाँ पे आपके वो आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो दिस इज अ पॉइंट। सो ये अगेन आपके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी बेटा मार्जिन पे अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसी कारण यहाँ पे आपके पैट में भी इंप्रूवमेंट है। तो ये तो हो गए सारी चीज़ें, ये तो हिस्टोरिकल। अच्छा मैं इस पेज में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इन्वेंटरीज वाला पॉइंट। अब इन्वेंटरीज अगर आप देखेंगे ना FY 24 से 25 में देखिए, ये लगभग आपकी 2x से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये इन्वेंटरी इतना बढ़ता क्यों है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्या होता है ना, जो फेब मार्च का टाइम होता है, वहाँ पे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पूरा प्रोक्योरमेंट करोगे, है ना? तो प्रोक्योरमेंट करते हैं तो वहाँ पे ना अप्रॉक्सीमेट आपका 70-80% प्रोक्योरमेंट हो जाता है पूरे साल के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको फ्रेश सामान मिलता है। दूसरा कारण क्या है, ये कंपनी का आप लोग जो देखते हैं, ये लोग जो टारगेट्स दे रहा है अपना 30% CAGR पे हम ग्रो करेंगे। ठीक है। तो जब आप 30%, और इन लोग का एग्जीक्यूशन तो उससे ज़्यादा ही रहता है, जैसे इस क्वार्टर में देखा 100% के आसपास इन लोगों ने ग्रो किया है। तो जब आप उतने हाई पेस पे ग्रो करोगे तो आपको उस तरह की तो इन्वेंट्री बना के रखनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ क्या है, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इनकी जो इन्वेंट्री बिल्डअप है वो इस पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में अगर प्राइसेस कम है ना, तो वो अपना प्रोक्योरमेंट ज़्यादा कर लेंगे। जब प्राइसेस ज़्यादा होगी तो उसके अकॉर्डिंग जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोक्योरमेंट करेंगे। तो उन सभी पैरामीटर्स पे आपकी जो इन्वेंट्री है वो ऊपर नीचे हो सकती है। और सिंस इनको अपने ग्रोथ को फ्यूल करना है, तो आपकी इन्वेंट्री आपको इस तरह की छोटी छोटी कंपनी में ज़्यादा ही दिखेगी। जैसे आपका RBZ हो गया, स्काई गोल्ड हो गए, या फिर ये वाली कंपनी है। तो इन्वेंट्री से ज़्यादा ज़्यादा ही रहना है। बिकॉज इन द हाइंडसाइट अब जब आप 4 या 5 साल बाद देखोगे, अगर ये कंपनी सक्सेसफुल होती है, तब ऑफकोर्स सारी चीज़ें कैश फ्लो है वो आपके अच्छे हो जाएंगे। तो ये वाला पैरामीटर हो गया। सो ठीक है, यहाँ पे तो इसके बारे में मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ और पॉइंट्स मुझे बचे हैं कि नहीं बचे हैं। सो ये हो गया, इसको मैंने कर दिया। ठीक है। हाँ ये सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। ऑर्गेनिक कॉम्पिटिशन बात कर ली मैंने। ठीक है। तो जो मेजर पॉइंट्स हैं इस कंपनी के, वो हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे ना, तो इन कंपनी के नंबर, इस कंपनी के नंबर से बहुत अच्छे हैं। अब अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सो मधुसूदन मसाला का जो मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना, तो अराउंड 217 टू 250 करोड़ के आसपास है। अब अगर आप देखेंगे, मैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट से लेता हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 30% पे ही ग्रो करते हैं, जो कि इन्होंने आपका अपना खुद का जो कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है उसके हिसाब से ही, तो अगर आप वहाँ पे अगर आप मैं प्रॉफिट मार्जिन भी उतने रखूँगा 5.7 करोड़ के आसपास, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँगा ना, तो इनका जो फॉरवर्ड पी आता है वो अराउंड 11 से 12 के आसपास आता है। और ये कितना 30% से तो ऊपर का ही इंजन है, और हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है। तो अब क्या होता है ना, उसके बावजूद भी मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं करता है। तो इतनी कंपनी अगर इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो मार्केट में इसके लिए मोमेंटम क्यों नहीं है? ऐसे में क्या होता है ना, जब एक छोटी कंपनी है तो उसको बहुत कुछ प्रूव करना है। तो अभी तो ये अपने एक रीजनल प्लेयर्स है, अब ये कैसे कैसे बाहर जाएंगे, कैसे कैसे वहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, वो पैरामीटर्स तो हमने देखा नहीं है ना। हाँ, किस तरह का कंपटीशन फेस होना है, तो किस तरह का केपेक्स प्लान्स होने हैं। तो जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच मोड पे रहता है इस तरह की कंपनीज को लेके। अब
बट इनको कंसिस्टेंटली उस चीज़ पे, उस पैरामीटर पे परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। तो एक तो वो मेरे ख्याल से कारण है, और दूसरा कारण सिंस मार्केट का सेंटिमेंट्स भी अभी बहुत ही खराब है, तो वो सब के कारण इतना ईजिली रिवॉर्ड नहीं होता है। क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज को देखोगे ना, जैसे आपकी इवन मैं पीएन गडकरी के बारे में बात करता हूँ, उसको भी मार्केट ने अभी तक रिवॉर्ड नहीं किया है। तो वहाँ पे भी एक वही वाला केस है कि मार्केट इज इन द वेट एंड वॉच मोड, कि भाई अभी जैसे उन्होंने इंदौर में अपना नया प्लांट खोला है, प्लांट बोल रहा हूँ, दुकान खोली है, दुकान मतलब ज्वेलरी शॉप खोली है, तो किस तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूशन रहता है, तो वो सब देखना पड़ता है हमें, उसके बाद ही मार्केट रिवॉर्ड करता है उसको। तो बट अगर ये कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहा, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर में तो इनका कॉन कॉल भी होगा, तो हमें दिख जाएगा कि कैसे कैसे आगे के प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कंपनी अच्छी है, और ये लोग अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, ये कंपनी हमारे रडार पे रहनी चाहिए। तो दिस वाज द ऑल द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू टेल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो मैं एक छोटी सी अलग वीडियो बना दूंगा गोपाल स्नैक्स के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।